सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। तो राज्य में शुरू हो रही चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि चारों धामों से पूजा अर्चना का लाइव टेलीकास्ट करे, क्योंकि लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि अगली तारीख तक बताएं कि लाइव दर्शन की क्या व्यवस्था की गई है। आज कोर्ट चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार के शपथ पत्र से संतुष्ट नहीं रहा। हालांकि सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने हरिद्वार कुंभ का हवाला देते हुए कहा कि पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया है और इस मामले की जांच चल रही है। तो वहीं राज्य सरकार की आधी अधूरी स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई है और तीखे शब्दों में व्यवस्थाएं लचर होने की बात कही। हाईकोर्ट ने कैबिनेट के फैसले को ही पलट कर रख दिया और चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। में जो 3 जिलों के लोगों को परमिट किया गया है उसमें भी मेडिकल की व्यवस्थाएं क्या होंगी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं था। तो कोर्ट ने वर्तमान परिस्थितियां और डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो प्रसार हो रहा है उसको देखते हुए राज्य सरकार का जो कैबिनेट डिसीजन है 25 तारीख का, जिसमें चारधाम को सीमित रूप से परमिट किया गया, उस पर रोक लगा दी। और साथ ही कोर्ट ने यह डायरेक्ट किया है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी कोर्ट को ख्याल है, इसलिए गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि चारधाम की समस्त पूजा अर्चना की लाइव स्ट्रीमिंग पूरे देश में उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए, ताकि श्रद्धालु घर बैठे उसको देख सकें। कांग्रेस का कहना है कि आधी अधूरी जानकारी के साथ शपथ पत्र पेश करने के कारण सरकार को फटकार भी मिली और चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने रोक भी लगा दी। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को गंभीरता से कभी नहीं लिया। जो चिंताएं माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी रखी हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने जो टिप्पणियां की हैं, जो हमने समाचार पत्रों के माध्यम से देखी हैं, वो चौंकाने वाली हैं। वो किसी भी सरकार के लिए मैं समझता हूँ शर्म की बात है। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रही है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि जजमेंट पूरी तरह से पढ़ने के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया जाएगा। ये अभी जजमेंट की कॉपी प्राप्त नहीं हुई है। जजमेंट की कॉपी प्राप्त होते ही उस पर परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण करने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो सरकार उच्चतम न्यायालय जाएगी। देखिए, हमने सब कुछ पूरी तरह परीक्षण करने के बाद और सारी व्यवस्था देखने के बाद चारों धामों में कुल मिलाकर के 750 यात्री ही चारों धामों में कुल मिलाकर के दर्शन कर सकते थे। इस तरह का हरिद्वार कुंभ में फर्जीवाड़ा करने वाली मैक्स कंपनी को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में अब जो रिपोर्ट आपको न्यूज़ 18 दिखाने जा रहा है उससे साफ है कि अगर SIT ने हर पन्ना सही तरीके से पलटा तो सचिवालय के कई सफेदपोश अधिकारी और कर्मचारी सलाखों के पीछे होंगे। कुंभ टेस्टिंग फर्जीवाड़े की आरोपी मैक्स कंपनी का कच्चा चिट्ठा हैरान करने वाला है। सोशल एक्टिविस्ट सुभाष शर्मा ने इस मामले में कई अहम डॉक्यूमेंट जुटाए हैं और बड़े खुलासे किए हैं। उनके मुताबिक पहले मैक्स कॉर्पोरेट कंपनी के मालिक शरद पंत ने कंपनी के नाम पर कोई काम नहीं किया, बल्कि काम फर्म के नाम पर हुआ। कंपनी के नाम में रजिस्ट्रेशन MAXX के नाम से था, जबकि फर्म में सिर्फ MAX मैक्स लिखा गया। फिर 11 जनवरी 2021 को कंपनी ने मेला अधिकारी को लेटर लिखा, जिसमें बताया गया कि कंपनी कोरोना टेस्ट कर सकती है और असल खेल इसी लेटर में हुआ। ये जो सिग्नेचर है, जिसमें तारीख प्रथम दृष्टिया ऐसा लगता है जैसे 12/1/2021 है, यानी 11 तारीख को जनवरी में ये एप्लीकेशन गई और 12 जनवरी को ये एप्लीकेशन एंटरटेन हुई। और उन्होंने मार्क कर दी किसको? अनिल रतूड़ी जी, ये हैं चीफ फार्मासिस्ट हरिद्वार के। लेकिन जब गौर से इसको देखो तो इसमें ओवर राइटिंग दिखती है। उस ओवर राइटिंग को मैंने इन्फ्लेट करके देखा, एनलार्ज करके देखा। ये आपको PDF में भी मैं दे रहा हूँ। इसमें स्पष्ट है कि ये जो सिग्नेचर है उसके नीचे डेट है, ये दरअसल 12/3/2021 था। इसे कोई भी पढ़ सकता है। इसको 3 को काट करके 12/1 किया गया। कुंभ मेला अधिकारी ने मैक्स फर्म को अप्रूवल नहीं दिया तो मामला सचिवालय पहुंचा, जहां हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े अफसरों ने फाइल पास करने में सेकंड की भी देरी नहीं की, जिसके पीछे रसूख और रिश्तेदारी का खेल बताया जा रहा है। सचिवालय में मैं मल्लिका पंत की जो बहन है, अंबिका पंत, वो एक वरिष्ठ अधिकारी है सचिवालय में और स्वास्थ्य विभाग में ही है वो, और उनके जो बॉस है YK पंत एडिशनल सेक्रेटरी हैं। इन दोनों के बीच में एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है
और इन लोगों के विभाग से इनकी फाइल बड़े आराम से थ्रू हो गई और अल्टीमेटली ये मामला इन सब के इन्फ्लुएंस से, उसमें अमित नेगी भी उस वक्त सचिव थे और ये फाइल वहाँ से होते हुए इनको एक आम अवार्ड हो गया। अवार्ड बड़े गलत तरीके से हुआ। अवार्ड मैक्स कॉरपोरेशन को, मैक्स कॉरपोरेट सर्विस को काम मिला और आगे 2 सब कॉलम बना दिए। काम इनको मिला लेकिन काम ये 2 करेंगे। यानी कुंभ में जो घोटाला हुआ उसके तार सीधे सचिवालय से जुड़े नजर आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक हरिद्वार में संक्रमण कम दिखाने से लेकर आईसीएमआर का सीक्रेट पासवर्ड भी मिसयूज हुआ। कुल मिलाकर कुंभ में हुए घोटाले की कड़ियां अगर एसआईटी ने ढंग से जोड़ी तो स्वास्थ्य विभाग से लेकर सचिवालय तक जांच की आंच आने में देर नहीं लगेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर सियासत तेज हो गई है और अब रात के 8 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित कांग्रेस के वॉर रूम में यह बैठक होगी और इसी बैठक में नेता प्रतिपक्ष पर फाइनल फैसला होगा। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास हो सकता है। इस मीटिंग में 10 विधायक, कांग्रेस के प्रभारी और 2 सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। से उत्तराखंड कांग्रेस के नेता दिल्ली में हैं। नेता विपक्ष को लेकर लाख माथापच्ची के बाद भी बड़े नेताओं और विधायकों में एक राय नहीं बन पा रही और अगर यही हालात रहे तो फिर फाइनल फैसला हाईकमान लेगा। कांग्रेस की सीनियर लीडर इंदिरा हृदयेश के निधन ने उत्तराखंड कांग्रेस की सियासत बदल कर रख दी है। वैसे चुनाव तो नेता प्रतिपक्ष का होना है, लेकिन कई बड़े नेताओं की नजर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर है और वो नेता चाहते हैं कि प्रीतम सिंह नेता विपक्ष बन जाएं, लेकिन मौजूदा हालात में अध्यक्ष की उम्मीद पाले नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि नेता विपक्ष के नाम पर अब विधायक 2 खेमों में बंट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक विधायक 5-5 में बंट गए हैं। काजी निजामुद्दीन, राजकुमार, आदेश चौहान और प्रीतम सिंह करण महारा के पक्ष में है, तो वहीं ममता राकेश, फुरकान अहमद, मनोज रावत, हरीश धामी, गोविंद सिंह कुंजवाल के पक्ष में है। हालांकि सीनियर नेताओं का कहना है कि जो भी फैसला हो 2022 चुनाव को देखते हुए होना चाहिए। मेहनत और सबको साथ में लेकर के जिस तरह से विचार विमर्श कर रहे हैं, हमको 22 की चुनौती को ध्यान में रखना है। 22 में कांग्रेस कैसे सत्ता में आ सकती है, उत्तराखंड के विकास के पहिए को कैसे पुनः पटरी पर ला सकती है, उस पर विचार करना चाहिए। शनिवार से सोमवार तक दिल्ली में अलग अलग मीटिंग चल रही है, लेकिन फाइनल फैसला होता नहीं दिख रहा और अब फैसला हाईकमान पर छोड़ने की बात हो रही है, जिसका इंतजार उत्तराखंड में कांग्रेस के नेताओं को भी है। हाईकमान क्या निर्णय लेती है, सीनियरिटी को देखती है या कंटिन्यूटी को देखती है या कुछ, वो तो हाईकमान पे डिपेंड है। लेकिन जो भी होगा वो निश्चित तौर से जनता के हित के लिए होगा और राज्य के हित के लिए होगा और पार्टी के हित के लिए होगा। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता विपक्ष का नाम तय होने से पहले सियासी समीकरण टटोले जा रहे हैं और नेता विपक्ष के नाम के ऐलान पर ही अभी आगे होने वाला सियासी गणित टिका है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रामनगर में बीजेपी का चिंतन शिविर चल रहा है। दूसरे दिन सुबह 9 बजे पार्टी का मंथन शुरू हुआ। बीजेपी ने 2022 के लिए रोड मैप तैयार किया तो अपनी ही पार्टी की समीक्षा भी की गई। इसके अलावा 2002 से लेकर 2017 के चुनावों की समीक्षा की गई और अन्य राजनीतिक दलों को लेकर भी बातचीत हुई। सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं पर सुधार को लेकर भी बात की गई। पार्टी में बढ़ रही बयानबाजी और अनुशासनहीनता को लेकर भी गहनता से चिंतन हुआ। बनने के बाद 2002 से और 2017 तक के चुनाव में हमने किस प्रकार से अपना प्रदर्शन किया है, इस पर भी हमारी विस्तृत चर्चा हुई है। अन्य दलों को लेकर भी हम लोगों ने पूरी विस्तृत रूप से चर्चा की है। रुद्रपुर में आज एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ पुलिसकर्मियों की पत्नियां विधायक राजकुमार ठुकराल के पास पहुंच गई और अपने पति की समस्याओं को बताने लगी। करीब 20 साल की सर्विस पूरी करने वाले पुलिसकर्मियों की ग्रेड पे कटौती से ये लोग नाराज थे और पुलिसकर्मी खुद विरोध के लिए प्रोटेस्ट के नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नियां जरूर पहुंच गई। पुलिसकर्मियों की पत्नियों का कहना है कि समस्या का समाधान कराया जाए और ग्रेड पे को 4600 ही किया जाए। फिर ठुकराल ने भी कह दिया कि वो सीएम से मिलकर इस बात को रखेंगे। किसी हमारी बहनें
सैकड़ों की तादाद में बहनें आज मेरे निवास पर आई हैं, इस आशय के साथ, इस उम्मीद के साथ कि मैं इनकी मांग को पूरा करने में सहयोग करूं। ऐसे ही समस्त उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारी बहनें, पुलिस विभाग के जो कांस्टेबल हैं, उनके परिजन वहां के संबंधित विधायक को मिल रहे हैं, और समस्त विधायक अगर प्रेशर बनाएंगे तो ये सरकार हमारी जो है इस समस्या का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में बॉर्डर इलाकों को जोड़ने वाले 6 पुलों का वर्चुअली उद्घाटन किया। बीआरओ के बनाए इन 6 पुलों की लागत 19 करोड़ 28 लाख है। वैली ब्रिज का रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया। उनमें 4 पुल पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क में बनाए गए हैं, जबकि 2 पुल गढ़वाल के बॉर्डर इलाके में बने हैं। इन पुलों के बनने से सीमाओं की सुरक्षा में तैनात जवानों की राह तो आसान होगी ही, साथ ही बॉर्डर इलाकों में रहने वालों को काफी सहूलियत होगी। वर्चुअल उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के सांसद अजय टम्टा भी जुड़े थे। सीएम तीरथ ने इस मौके पर कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन पुलों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, जो आज पूरा हुआ। माननीय राजनाथ सिंह जी, भारत सरकार रक्षा मंत्री जी ने ऐसे जो बॉर्डर रोड के उत्तराखंड के भी, जिनमें 6 ब्रिज ऐसे हैं, उनका लोकार्पण किया है। सामरिक दृष्टि से भी हम लोगों को उसका फ़ायदा है, और साथ ही यहाँ की जनता को सौगात मिला है, जिसकी हम कई दिनों से प्रतीक्षा में थे। इसके लिए हम माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। चमोली के जोशीमठ से भयावह तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हाथी पहाड़ी इलाकों में लगातार पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज एक बार फिर यहां पहाड़ी दरकने से मलबा नीचे आने लगा, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बनाया। आप भी देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े बोल्डर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गिर रहे हैं। हालांकि गनीमत रही कि इन पत्थरों की चपेट में कोई नहीं आया। तो हाथी पर्वत की तस्वीरें हैं, जहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है। राज्य में कोविड कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। हालांकि कर्फ्यू में इस बार कुछ ज्यादा ही छूट दी गई है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस बार अब बाजार 5 दिन के बजाय 6 दिन खुलेंगे, तो वहीं मसूरी और नैनीताल रविवार को खुले रहेंगे, जबकि मंगलवार को बंद रहेंगे। इसके साथ ही जिम और कोचिंग भी 50% क्षमता तक खुलेंगे। कोचिंग में स्कूली बच्चों को नहीं बुलाया जा सकेगा, केवल करियर ओरिएंटेड बच्चों को ही बुलाया जाएगा। इसके अलावा मॉल और थिएटर्स फिलहाल बंद रहेंगे। अब आपको बताते हैं आज का कोरोना अपडेट। तो आज राज्य में कोरोना के 120 नए केस सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों की कोविड से मौत हो गई। ठीक हुए मरीजों की बात करें तो आज 280 मरीज ठीक हुए हैं। अब राज्य में कोविड के एक्टिव केस की संख्या घटकर 2200 रह गई है। फिल्म एक्टर मनोज वाजपेयी इन दिनों नैनीताल में है। नैनीताल के मुक्तेश्वर में एक फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे मनोज वाजपेयी ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। मनोज वाजपेयी ने वीडियो जारी कर लोगों से कहा कि कोरोना से जीत के लिए मास्क जरूरी है। हालांकि इस अपील के दौरान हो रहे वीडियो शूट के दौरान मनोज वाजपेयी खुद मास्क नहीं पहने हुए हैं। सारे के सारे निवासियों से अपील करता हूं कि सदा मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन करें। कोविड के नियमों का पालन करना अब बहुत जरूरी हो चुका है। दूसरी लहर आके जा रही है, तब तक तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।